हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ और सवालों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बीबीए, बीकॉम सेकंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर, बीबीए सेकंड ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के अंदर सेम सीरियल नंबर पे आरबीडी की बुक के अंदर मिलेंगे, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए पब्लिश की जाती है। तो आओ इन सवालों को देखते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल नंबर कौन सा 14 करवाया था बेटा। पूरे चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल नंबर 14 अकेला ऐसा एग्जाम्पल था, यानी कि एक और है एग्जाम्पल नंबर 21 है ना, 21 ना, ठीक है। ये दो सवाल ऐसे हैं जिनमें बैलेंस शीट के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं गिवन होती। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहां पे दे रखी होती है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के साथ जब बनाना होता है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को हम एडिशनल इंफॉर्मेशन मान के चलते हैं, ठीक है। तो कैसे इसका सवाल होता है मैंने पिछली क्लास में करवा दिया एग्जांपल 14। आज मैं एक बार आपको होमवर्क में दे रहा हूं एग्जांपल नंबर 21, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को उस दिन पढ़ तो लिया होगा लेकिन घर जाके देखा भी नहीं होगा और पता नहीं आपसे होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में ऐसा एक या दो ही सवाल है, बाकी सबका कॉमन कॉन्सेप्ट है, बाकी सब चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी। पी एंड एल वाले को कैसे करते हैं एक बार फिर से देखेंगे। बेटा ये सवाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये पेज नंबर 38 इंग्लिश मीडियम की बुक में है। ये बैलेंस शीट है और नीचे पी एंड एल है, ठीक है। बेटा देखो बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है, कोई दिक्कत नहीं है। पी एंड एल को इंफॉर्मेशन कैसे मानते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है जरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं, और वहां पे क्रॉस लगाते हुए चलना जहां मैं क्रॉस बोलूंगा। बेटा पी एंड एल के अंदर वो सारी चीजें हमारे लिए यूजलेस हैं जो कोई टोटल हैं, यानी जो खुद अपने आप में कोई आइटम नहीं है, जो कहीं से जो किसी दो चीजों का टोटल है, प्लस है चाहे माइनस है, वो सारी चीजें यूजलेस हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है वो पहचान सुन लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। बेटा किसी भी लाइन के नीचे वाली वैल्यू हमारे लिए यूजलेस है, किसी भी लाइन के नीचे वाली वैल्यू। आओ जरा पी एंड एल अकाउंट में पहली लाइन कहां दिख रही है आपको? या ये एक डैश के नीचे 1 लाख दिख रहा है ये, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं ये लाइन के नीचे जो 1 लाख है इसके आगे क्रॉस लगा दो। ये 1 लाख तो हमें देखना ही नहीं है, काम का नहीं है, क्रॉस लगाते रहना, अमाउंट के सामने क्रॉस लगाना, ठीक है। 1 लाख हमारे काम का नहीं है। फिर आपको नीचे 91,000 दिखेगा, दिख रहा है? ये 91,000 भी एक लाइन के नीचे है, हां या ना? ये भी काम का नहीं है। फिर 91,000 के बाद 9,000 है बेटा, 9,000 भी एक लाइन के नीचे है। लाइन समझ के मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब ये भी काम का नहीं है, क्रॉस लगा दो 9,000 पे भी। उसके बाद 4,000 जो है वो भी एक लाइन के नीचे है, उस पे भी क्रॉस लगा दो। और 3,000 जो है वो भी एक लाइन के नीचे है, उस पे भी क्रॉस लगा दो। यानी किसी भी लाइन के नीचे जो वैल्यू है वो किसी ना किसी चीज का कैलकुलेशन है, वो काम की नहीं है। पहली बात तो एक तरीका, एक ट्रिक ये है, मान लो पेपर में लाइन नहीं आई तो वो बोलोगे सर आप इसको समझे कैसे? तो आप इन चीजों को घर पे जाके रिकॉग्नाइज करना कि भाई जैसे टोटल रेवेन्यू है, ये अपने आप में कोई आइटम नहीं है, टोटल एक्सपेंस अपने आप में कोई आइटम नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस का डिफरेंस है, वो अपने आप में कोई आइटम नहीं है। तो इस तरीके से जो चीजें मैंने कटवा दी ये तो वैसे ही काम की नहीं है, इसके अलावा भी और भी चीजें जो हैं हो सकता है वो काम की ना निकले। दूसरी बात, जब हम सवाल शुरुआत करते हैं तो यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कभी भी पी एंड एल से या एडिशनल इंफॉर्मेशन से नहीं उठाना। कभी भी कहां से नहीं उठाना आपको? पी एंड एल या एडिशनल इंफॉर्मेशन से नहीं उठाना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमेशा बैलेंस शीट से उठाते हैं। बैलेंस शीट में हमें पी एंड एल दे रखा होगा, देखो कितना है बैलेंस शीट के अंदर पी एंड एल, देखो ये रहा 7,000 से 10,000, यानी कि 3,000 लिखोगे। जबकि अगर आप पी एंड एल अकाउंट देखो तो यहां पे भी पीएटी नीचे कितना दे रखा है? 3,000। अगर यहां कुछ भी लिखा होता आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको वो 3,000 वहीं से लेना है, चाहे सेम है चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, जबकि आप यहां देखो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 नहीं 4 लिखा है, ध्यान से देखो 4 लिखा है पी एंड एल में, है ना। लेकिन आप जो पीएटी लिखोगे तब कितना लिखोगे? 3,000। पी एंड एल कभी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन से नहीं लेना, जो बैलेंस शीट में डिफरेंस होता है वो वाली वैल्यू लेते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख के। पहली बात। अब इस पी एंड एल अकाउंट से एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे उठाते हैं? नीचे से ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर 3,000 पे क्रॉस लगाया हुआ है, 1,000 का डिविडेंड पेड है, और शायद आज हमारी क्लास में नई बुक आ चुकी है मेरे ख्याल से, है ना। तो मैं एक बार देखना चाहूंगा, किसी को तो कष्ट करना पड़ेगा, बुक पास कर दो, एक बार पास करो। डिविडेंड का जो पॉइंट है देखते हैं, नई बुक ये नई दे दी है, पुरानी पकड़ा दी तुम्हें? अरे मेरा बच्चा तुम्हें लगा दिया चूना। अरे वही तो 2020-21 से तो होना चाहिए। अपडेट नहीं किया तुम्हारी बुक। तुम सेकंड ही ले लोगे तो भी चलेगा, मतलब सेकंड वालों में ही सेम ही है, डिट्टो सेम है। मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो इन्होंने ना कुछ भी, ये देखो ये रही पुरानी किताब, ये रही नई किताब। अरे तो इस बार आरबीडी वाले खेल गए,
कह रहे इस साल बच्चे पढ़ेंगे तो है नहीं, ये देखो 19 20 20 21 पहला पन्ना चेंज करके बाकी वही किताब दे दी, डिट्टो पिछले साल की छाप दी। चलो कोई बात नहीं। आपकी बुक में अभी तक अगर मैं इस बुक से कहूं तो अपडेट नहीं हुआ है। एबीसी पब्लिकेशन की बुक अगर कोई अरेंज कर सकता है लेटेस्ट वाली तो बात अलग है, आरबीडी बुक में तो अपडेट नहीं है। अब एबीसी पब्लिकेशन की अगर कोई बुक अरेंज करता हो तो उसमें और देख लेना। खैर, अब जैसा हमारे पास बुक में सवाल है, मैं एक काम और करूंगा, मैंने आपको डिविडेंड पेड के नए नोट्स लिखवाए हुए हैं, पुराने मैं आपको पुराने भी लिखवा दूंगा। इस सवाल में काम नहीं आ रहे, लेकिन जिसमें काम आएंगे उससे पहले लिखवा दूंगा डिविडेंड पेड के पुराने नोट्स होते हैं। चलो ठीक है बेटा, जब भी डिविडेंड का कोई पॉइंट मिलता है, अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, पहले हमें चेक करना चाहिए क्या बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटीज में, जहां प्रोविजन फॉर टैक्स होता है ना, वहां पे करंट लायबिलिटी में क्या प्रपोज डिविडेंड नाम से कोई अकाउंट है? नहीं, बस बच गए। अगर होता तो फिर हमें कोई अकाउंट बनाना पड़ता, वर्किंग नोट। अब ये जो बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये एक जगह जाएगी या दो जगह? दो जगह एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, दो जगह। तो ऐसे मार्क कर लो प्रपोज डिविडेंड के सामने, एक बार यही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना और एक बार यही पीएटी में प्लस कर देना, ऐसे मार्क कर दो इसके अंदर। ठीक है, मार्क कर लो। एक्सचेंज करवाई थी, पुरानी लिया थी, बोल देती रिटर्न कर लो इसको, कोई दूसरा सा है सर। हर स्टेशनरी का नाम अग्रवाल नहीं होता ना। अच्छा चलो ठीक है, आओ आगे देखो। कहाँ थे अपन लोग? हाँ, डिविडेंड पेड हो गया। डिविडेंड पे से ऊपर वाला क्रॉस है, अब है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये भी एक इंफॉर्मेशन है टैक्स से रिलेटेड। चेक करो क्या ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है? अगर अकाउंट है तो हमें फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस बताना कितना था? सॉरी, और क्लोजिंग? अब बेटा सुनो, 1000 से 3000 हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में कहां कहां क्या क्या आता है याद है? यहां क्या आता है? टू कैश पेड वाला, और यहां पे बाय पी एंड एल। अब आप लोग मुझे सोच के बताओ, आपको जो वो वैल्यू पता है वो पेड है या मेड है? हाँ, एक एक करके बोलते क्योंकि आवाज मिक्स मैच हो रही है। सुमित, बराबर हो गए तो हैं। आओ बेटा, पी एंड एल के अंदर जो वैल्यू होगी वो पी एंड एल में ही तो जाएगी। पी एंड एल के अंदर जो वैल्यू होगी वो पी एंड एल में ही जाएगी। तो कितने रुपए दे रखे हैं? आई बात समझ में या नहीं आई? ये पी एंड एल की वैल्यू थी इसलिए पी एंड एल में चले गई। अब आपको ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। सुन लो, पेड वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल नीचे माइनस कर देना और मेड वाला पीएटी वाले वर्किंग नोट में प्लस कर देना। तो एक तो इंफॉर्मेशन ये हो गई आपके लिए वर्किंग नोट, दूसरी ये हो गई, है ना? डन। चलो और ऊपर चलो, ऊपर चलते हैं। तो बेटा अब हमें मिलता है सीधा जनरल एक्सपेंस, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिखता। हमें वो वर्ड छांटने हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखते हो। जनरल एक्सपेंस कहीं नहीं दिखता। डेप्रिसिएशन दिखता है, कितने रुपए का दे रखा है? 8000 का। और डेप्रिसिएशन किस पे लगा होगा? प्लांट एंड मशीनरी पे, जो कि 50 से 92 हो गई। तो हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का बनाना पड़ेगा। कितनी हो गई बैलेंस बीडी? 50,000 से बैलेंस सीडी कितनी? 92। डेप्रिसिएशन यहां आएगा, सिंगल अकाउंट बनाए। कितने रुपए बेटा? 10 है, 8 है, ठीक है 8। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉफिट लॉस वगैरह की। जब हमने एग्जांपल नंबर 14 किया था वहां पे प्रॉफिट लॉस वगैरह भी दे रखा था और कैलकुलेशंस भी हुई थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी था उसमें। यहां केवल इतना ही है। टोटल लगा दो, 1 लाख, 1 लाख, 1,50,000। क्या आया ये? टू कैश ब्रैकेट में परचेजेस। अब ये चीजें जाएंगी कहां? सर ये कहीं नहीं जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा और ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये तीसरा वर्किंग नोट हो गया। और ऊपर चलो, डेप्रिसिएशन से ऊपर अब इन्वेंट्री दे रखी है। अब मेरी एक बात सुनो, अगर पेपर में केवल अकेला ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सवाल आता, अकेला ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, और वहां अगर ये पी&एल गिवन होता, तो ये जो चेंजेस इन इन्वेंट्री है ना, ये वो WCC के नीचे काम आता। ओपनिंग इन्वेंट्री भी पता है, क्लोजिंग भी पता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास बैलेंस शीट में भी यही इन्वेंट्री है। चेक कर लो, यही ओपनिंग यही क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दे रखी है करंट एसेट में। तो हम यहां से नहीं उठाएंगे, हम बैलेंस शीट से जब करंट एसेट उठाएंगे वो ऑटोमेटिकली WCC के टॉपिक में चले जाएगी, तो ये हमारे काम में नहीं आ रही। और ऊपर चलो, परचेज ऑफ गुड्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर चलो, अदर इनकम है ही नहीं। अगर होती
तो ट्रीटमेंट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 14 में थी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो हमने इस अकाउंट में काम में लिया था वर्किंग नोट वगैरह बनाने में, और ऊपर चलो आरएफओ काम में नहीं लेंगे। अब आप बैलेंस शीट के अंदर के आइटम्स देख लो, उन सबका ट्रीटमेंट एक एक जगह आ जाएगा, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। शेयर कैपिटल 70 से 90, 20,000 रुपए चाहो तो लिख दो, एफए में प्लस हो जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएंगे। पीएटी आप लिख ही चुके हो 3,000 का, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिबेंचर 0 से 40,000 के हो गए, यानी इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 40,000 प्लस हो जाएंगे। और एक हिडन इंफॉर्मेशन, डिबेंचर के आगे परसेंटेज है, इंटरेस्ट लगना चाहिए। इंटरेस्ट जब कुछ ना दे रखा हो तो ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा, ओपनिंग 0 है, तो 0 है तो कहीं पे भी कुछ नहीं होगा। चलो वेरी गुड। ट्रेड पेबल आपको पता ही है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बन गया, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बन गया, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल आपको पता ही है, प्रीपेड एक्सपेंस भी वही ट्रीट होते हैं जैसे करंट एसेट ट्रीट होती है, प्रीपेड एक्सपेंस भी इन्वेंट्री की तरह ट्रीटमेंट है बिल्कुल इसका। कैश का बैलेंस पता ही है। तो ये जो मैंने आप लोगों को वर्किंग नोट बनाया ये समझ में आ गए। ये P&L के क्योंकि 2 ही सवाल है तो इनको अलग से ध्यान में रखना होगा, बाकी चैप्टर पूरा कॉमन चलेगा, ठीक है। तो मैं बता दो एग्जाम्पल नंबर 21। बेटा अगर केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सवाल आया होता और बैलेंस शीट नहीं गिवन होती, P&L ही गिवन होता है केवल मान लो, तो ये हमारे लिए हिंट होता है कि भाई इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री कहां जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो हम यही इनका डिफरेंस जो होता है वो वहां का WCC के नीचे काम में ले लेते हैं मिडवे के बाद। लेकिन यहां तो बैलेंस शीट में दे रखी है इन्वेंट्री, तो वहीं से उठा लेंगे, यहां से नहीं उठाया। डन, कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है। अब अपने मेन क्वेश्चन नंबर 15, 16 वगैरह करते हैं अपन लोग। इसकी फोटो भेज दो। चलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 15 से शुरू करते हैं। पेज नंबर बताओगे एक बार? 28। देखो बेटा एक छोटा सा सवाल है और बिल्कुल इसी तरीके के सवाल पेपर में भी आते हैं, ये तो ज्यादा ही छोटा है कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर नीचे 3 एडिशन इंफॉर्मेशन है और अंदर भी कुछ एक छोटे से आइटम है। पहले हम एक काम करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिजाइन बना के रख लेते हैं अपना पूरा, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां सबसे पहली जो एक्टिविटी आएगी लेफ्ट साइड के पेज पे बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसका पहला आइटम होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि वर्किंग नोट नंबर 1 से निकल के आता है। इसमें हम लोग ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डन। तो हमारा जो मिडवे निकल के आता है उसको हम बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और यहां तक ये अकाउंट बन जाता है, ठीक है बेटा। डिजाइन तो सभी को याद होगा अच्छे से। चलो सेकंड जो यहां राइट साइड के पेज पे बनाएंगे हम लोग हमेशा, वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 5-6 लाइन ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। थर्ड पॉइंट बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें भी 5-6 लाइन। फिर देखेंगे नेट कैश फ्लो, और ये कैसे निकलेगा, A + B + C। फिर हम लिखेंगे इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो जो आंसर आता है वो होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ बेटा, तो हमने क्या किया, अच्छा डिजाइन बना रहे थे अभी हम लोग, तो यहां तक ठीक है, यहां तक हमारा बन जाता है, ये आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहां पे हम लोग वर्किंग नोट बना देंगे PAT से PBT पे जाने वाला है ना। इसको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर भी लिख सकते हैं, PBT अपन लोग PAT पुकारते हैं, वैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखते हैं, ठीक है। चलो आओ बेटा, अच्छा मार्कर में इंक, हाँ तो ये तो हमारा डिजाइन बन गया। अब हमें सवाल शुरू करना है। सवाल शुरू में पहले एडिशनल इंफॉर्मेशंस को ट्रीट करते हैं। पहले हमेशा क्या करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशंस देखते हैं। देखो पहली डिविडेंड है जो पे हुआ है, तो पहले चेक करो क्या बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटी में डिविडेंड नाम का कोई अकाउंट है? है? अच्छा नहीं है यस सर बोल रही है, करंट लायबिलिटी में नहीं है ना डिविडेंड। अगर वहां कोई प्रपोज डिविडेंड अकाउंट होता तो हमें टी शेप अकाउंट बनाना पड़ता। अब यही वैल्यू 2 जगह चले जाएगी, आप बुक में मार्क कर लो ऐसे ही,
ठीक है, कहां कहां जाएगी, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगी, डिविडेंड पेड कितने रुपए 3,500, एक बार तो यहां माइनस हो गई और एक बार पीएटी में प्लस हो जाएगी डिविडेंड कितने रुपए 3,500, है ना, आ रहा है समझ। आप बुक में मार्क कर सकते हो एरो बना के कि ये दो जगह जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स परचेज करिए, चेक करो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स है क्या, जी हां टेंजिबल एसेट्स है जो कि 15 से 25 हो गई, कितनी हो गई 15 से 25। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे एक फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बना लेते हैं, सिंगल अकाउंट बनेगा क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग तो है नहीं, कोई बात नहीं, बीडी से सीडी, हाँ बिल्कुल सही हो सकता है जो तुम बोल रहे हो, लेकिन हम बनाएंगे क्योंकि अगर अंदर इंफॉर्मेशन बाहर इंफॉर्मेशन है और अंदर वैल्यू है तो उसका अकाउंट बनना चाहिए, ठीक है। टेंजिबल एसेट 15 से 25 हो गई, बाहर लिखा है 10,000 की परचेज करी, बिल्कुल सही बोल रहे थे तुम, 15,000 से 25,000 की बन गई, हो गई। 10,000 की जो परचेज करी वो कहां आएगा, डेबिट में, टू कैश ब्रैकेट में परचेजेस। अब अगर हम देखें तो यहां कोई बैलेंसिंग फिगर निकल ही नहीं रही, यानी बनाने का कोई खास फायदा हुआ नहीं, लेकिन बनाने की हैबिट तो डालनी है। ओपनिंग क्लोजिंग कभी कहीं नहीं जाते, जो खरीदी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगी, तो यहां पे माइनस कर देंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, कितना 10,000, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो गई। थर्ड पॉइंट बेटा थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है सवाल में, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट द बिगिनिंग। पहली बात तो डिबेंचर का रिडम्पशन जो होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, उसका डेट से कोई लेना देना नहीं होता। आओ पहले देख लो, डिबेंचर्स लायबिलिटी साइड में 0 से 12,000 से 0 हो गए, यानी रिडीम हुए, तो यहां लिखते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए का रिडम्पशन हुआ, 12,000 रुपए गए, यहां माइनस हो जाएगा, इसका डेट से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन डेट का किसी और चीज से लेना देना होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर बाहर डेट दे रखी है बिगिनिंग, तो किस पे कैलकुलेट होना चाहिए, क्लोजिंग पे, और क्लोजिंग जरा वैल्यू चेक करो कितनी है 0, तो कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 0, तो फिर कहीं आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या हमने तीनों एडिशन इंफॉर्मेशन पढ़ ली, हो गया सारा कुछ। अब अंदर आ जाओ, देखो शेयर कैपिटल कितने से कितने की हो गई, 65 से 75, 10,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 10,000 यहां प्लस हो जाएगी। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस डिफरेंस निकालना कितना आएगा 520, पीएटी हो जाएगा ये हमारा 520। फिर डिबेंचर हो चुका है, ट्रेड पेबल डिफरेंस निकालना, इंक्रीज हुआ है, यहां आएगा प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, सॉरी 1,480, नए वाले में से पुरानी वैल्यू माइनस किया करो, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी यहीं पे ट्रीट करो, 100 रुपए से बढ़ गया, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 100 रुपए से बढ़ गया, यहीं पे ट्रीट करेंगे इसको भी। असेट साइड में चलो, असेट का टेंजिबल का तो अकाउंट बन गया, गुडविल जो थी वो 5,000 से 0 हो गई, गुडविल 5,000 से 0 हो गई, यानी कि अमोर्टाइज हो गई, यहां आ जाएगा अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, कितने रुपए 5,000, याद आ रहा है सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है इन्वेंट्री जो कि डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ तो प्लस करेंगे, डिक्रीज बताओ कितना 6,500। उसके बाद अगला आइटम क्या है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं, माइनस होगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना, ये माइनस, और माइनस पे ब्रैकेट जरूर लगा लिया करो, दिक्कत हो जाती है। कैश का ओपनिंग है 9,000, क्लोजिंग है 7,800, यहां लिखेंगे 9,000 और ध्यान देना यहां 7,800, यानी अगर हमारा आंसर 1,200 रुपए नेगेटिव आया तो हमने सही किया, अगर नहीं आया तो गलत किया है। सारे पॉइंट ट्रीट कर दिए, बस अब क्या करना है, कैलकुलेशन कर दो बेटा। देखो ये 520 था, ये 3,000 था, तो ये कितना हो गया 4,020 हो गया, यहां पे लिख देंगे 4,020, तो मिडवे निकल आएगा 9,020, हेल्प करोगे मेरी, ये 6,500 है, तो 8 तो 10, 1 और 1 2 और 5 7, 3 4 और 1 5 और 9 14, हाँ 14,300 पॉजिटिव आ रहा है इनफ्लो, ये नेगेटिव आ रहा है 10,000 का आउटफ्लो या यूज्ड, और ये 12 और 3 15, 5,500 नेगेटिव आ रहा है ना, ये भी यूज्ड। अब माइनस माइनस तो 15,500, ये 14,300, तो 1,200 रुपए का नेगेटिव आंसर आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो आप लोग देख रहे हो कैसे 5-5 10-10 मिनट में होने वाले सवाल है। वो पीएनएल वाला लंबा था, आई एग्री, लेकिन ये सवाल जो है कितने ईजी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसकी फोटो ले सकते हैं, फिर एक और सवाल ले सकते हैं।
चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 16, फिर से एक बैलेंस शीट गिवन है, हर सवाल में सेम फॉर्मेट मिलेगा, बैलेंस शीट होगी और ये भी छोटा ही सवाल है, नीचे केवल 2 इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन लगाया है फिक्स्ड एसेट्स पे। तो फिक्स्ड एसेट्स देखो कितनी थी एसेट साइड में, 90 से 1 मत पढ़ो पहले, हाँ 90 से 1 ऐसा ही बोल रहे हो। डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 20,000 का। तो यहां एक अकाउंट बनना चाहिए बेटा, सिंगल अकाउंट बनेगा फिक्स्ड एसेट्स का। एक बार बताएंगे मुझे, बीडी कितना था, 90 और सीडी कितना था, 1 लाख, है ना। तो बेटा अब डेप्रिसिएशन दे रखा है ना इस सवाल में, यहां आएगा कितना, ये लिख दिया 20,000। अब टोटल लगाया कितना हुआ, 120, यहां पे भी लिखा 120। तो बैलेंसिंग फिगर आ गई कितनी, 30,000। बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगी, टू कैश यानी कि ब्रैकेट में परचेजेस। तो ये तो हमारा अकाउंट बन गया, कितना आसान था। और अकाउंट हर बार बनाना है, चाहे उसका मकसद निकले या नहीं निकले, हर बार निकलेगा। वैसे डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा और खरीदा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। आओ बेटा सब कर लेते हैं। यहां पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना, 20,000, और यहां लिख देंगे माइनस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग नोट नंबर 2 कितना, 30,000। बेटा ब्रैकेट लगाना मत भूलना वरना कैलकुलेशन की गलती हो जाती है। चलो आगे चलते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। देखो पेड वर्ड दे रखा है, पहले तो सर्किल कर लो और जरा चेक करो ऊपर करंट लायबिलिटीज में इनकम टैक्स का अकाउंट है क्या, हाँ इनकम टैक्स प्रोविजन का अकाउंट है। तो इसका भी एक अकाउंट बना दे, यहां बना देते हैं। छोटा सा अकाउंट बनता है 3 लाइन का, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका ओपनिंग बैलेंस है ना इस तरफ आता है क्रेडिट में और क्लोजिंग इधर, बोलो 20,000 से 17,000, ठीक है। अच्छा अब क्या दे रखा था हमें, बताओ टैक्स पेड कहां पे आएगा, बिल्कुल सही जवाब डेबिट साइड में आएगा। टू कैश पेड वाला यहां आता है, कितने रुपए पे किया था, 18,000, तो वो यहां लिख दूं। 18 और 17 कितना हो गया, 35,000, यहां पे भी हुआ 35,000। तो ये 15,000 जो बैलेंसिंग फिगर आई, ये क्या आई, बाय पी एंड एल यानी कि मेड आई। अब ये चीजें जाती कहां है, ये जो पे किया है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल नीचे माइनस, और ये वाला पीएटी के वर्किंग नोट में प्लस, हाँ या ना, ठीक है। चलो डाल देते हैं, पीएटी में डाल देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स वर्किंग नोट नंबर 3 कितना बेटा, 15,000, और टैक्स पेड है 18,000 जो यहां बिल्कुल लास्ट में माइनस होना चाहिए। टैक्स पेड 18,000 रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल नीचे हो गए दोनों पॉइंट। और कोई पॉइंट है क्या, नहीं। जब पॉइंट खत्म हो गए तो बैलेंस शीट में तो कुछ खास होता ही नहीं है। आओ तेजी से डाल देते हैं, छोटी सी बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल 50 से 60 की हो गई है ना, बिल्कुल सही। यहां लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितनी, 10,000, यहां पे प्लस कर देंगे, कितना आसान है। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, कौन से वाला पढ़ना था, ये वाला 3,000। देखो जनरल रिजर्व नहीं, पहले पी एंड एल पढ़, हाँ चलो जनरल रिजर्व पढ़ लो। 5,000 से 8,000 हो गए, ट्रांसफर है 3,000 का पीएटी में आ जाएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, 3,000। अब पी एंड एल वाले को पीएटी पढ़ लो, 41 से 33 हो गया यानी कि 8,000 रुपए लॉस है। तो यहां पे पीएटी मत लिखना, क्या लिख देना, नेट लॉस फॉर द ईयर कितना, 8,000। ये 8,000 रुपए नेगेटिव डालना बेटा, है ना, नेगेटिव। उसके बाद लोन 20 से 25 का हो गया, लिया है लोन, 5,000 रुपए प्लस हो गया। उसके बाद ट्रेड पेबल 12, 2,000 के बढ़ गए तो प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 2,000 रुपए यहां वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आ जाएंगे। फिर है इनकम टैक्स का बना चुके हैं हम ऑलरेडी, एसेट में बन चुका है। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जो कि 2,000 से 1,000 के हो गए, यानी ये राइट ऑफ हो गए। एक और बात बता दूं, अगर ये न्यू बुक के हिसाब से आता है ना, जो न्यू कानून है, तो असेट साइड में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिखता ही नहीं है, ये सेम साल में राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। बट कोई बात नहीं, अभी यहां दिख रहा है तो 1,000 के अमोर्टाइज हो गए, है ना। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, हाँ राइट ऑफ का मतलब ही तो अमोर्टाइजेशन होता है ना। कुछ और पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, यही ठीक है। आगे क्या है बेटा, इन्वेंट्री 20 से 24 की हो गई, 4,000 की बढ़ गई तो प्लस करूं या माइनस, इंक्रीज इन
इन्वेंट्री 4000 ना, ब्रैकेट लगाना बिल्कुल मत भूलना, बार बार वार्निंग देता हूं। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गए तो प्लस होगा 5000, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 5000 प्लस होगा। और कैश का ओपनिंग है 4, क्लोजिंग है 5, यहां लिख देते हैं 4000, क्लोजिंग आना चाहिए 5000, यानी अगर ये 1000 आए तो सही है वरना गड़बड़ है। आओ तो ये 15 और 3 8, 18 में से 8 गया 10,000। कॉल करता हूं 5 मिनट में। हाँ 18 में से 8 गया 10,000, पॉजिटिव आ गया, ये पीबीटी कहलाएगा। ये 10,000 यहां आ जाएगा और मिडवे कितना हो जाएगा 10 और 20 30 और 1 31,000, ये 2,000 था मेरे ख्याल से या 20,000 था। ट्रेड पेबल वाला चेक करना, 5 और 2 7 38 4 34,000 दो ही था, ठीक है। 34 में से 18 गए 16,000, ये हमारा ए आ गया पॉजिटिव। ये 30,000 नेगेटिव का बी आ गया और ये 15,000 पॉजिटिव का सी। 15 और 16 31 में से 30 गया 1, यानी फिर से दुआ कबूल हुई। ठीक है, हो रहा है मैच। तो आप लोगों ने इस तरीके से 2 सवाल देख लिए। कुछ सवालों को अब मैं होमवर्क में दे देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इस कुछ एग्जांपल या अनसोल्ड होमवर्क में दे देता हूं। देखो बेटा, अब अगला सवाल कौन सा था, ये कौन सा था 16 है ना। तो एक बार जरा 17 देखते हैं, इसमें कुछ है आपको खास बताने लायक या होमवर्क दे सकते हैं। देखो 17वां क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं। 2-4 चीजें हैं इस सवाल की। पहली बात तो ये 2012 में आया हुआ सवाल है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप कर लोगे तो। 2-4 चीजें बता रहा हूं, सुन लो। देखो इसमें पहली और दूसरी एडजस्टमेंट दोनों मशीनरी से रिलेटेड है और मशीनरी हमारा सिंगल अकाउंट बनेगा जिसका ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 240 है। ठीक है, कैसे बनाओगे मैं आपको बता देता हूं। ये आ गया 1,20, ये आ गया 240। जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो पहले पढ़ लो। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि बाय डेप्रिसिएशन दे रखा है कितने रुपए का 15,000। एक बार यहां आ जाएगा, एक बार यहां प्लस हो जाएगा। पहली एडजस्टमेंट में आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। कैसे निकालोगे, सेल वैल्यू है 35,000, कॉस्ट थी 50 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 27, यानी 50 और 27 का डिफरेंस तो डब्ल्यूडीवी हो जाएगा 23,000 और बेचा 35 में, तो 35 माइनस 23 12,000 का प्रॉफिट हो गया। यहां लिखोगे बाय कैश सेल वैल्यू आएगी 35 और यहां लिखोगे टू P&L प्रॉफिट कितना आ जाएगा 12,000। जो डिफरेंस आएगा वो परचेज कहलाएगा। अब ये अकाउंट चीजें कहां जाती हैं आपको अच्छे से पता है। 2 एडजस्टमेंट कवर हो गई। थर्ड, डिविडेंड है जो पे किया है 15% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले चेक करो करंट लायबिलिटी में है क्या डिविडेंड, करंट लायबिलिटी में नहीं है, तो यानी कि 15% सीधा इक्विटी का कैलकुलेट करेंगे और 2 जगह जाएगा। इक्विटी ओपनिंग पे कैलकुलेट करूं या क्लोजिंग पे, सवाल ये आता है। जब सवाल में कुछ ना गिवन हो तो हमेशा ओपनिंग पे करना चाहिए, यानी 2 लाख का 15% कितना हो जाएगा 30,000। 30,000 2 जगह जाएगा, एक बार यहां डिविडेंड पेड के नाम से और एक बार यहां पे प्लस डिविडेंड 30,000। चाहो तो आप लिख सकते हो 30,000 कहां जाएगा, एफए में माइनस और पीएटी में प्लस। डन, चलो ठीक है। 3 एडजस्टमेंट हो गई। अब क्या खास है, आओ एक बार बैलेंस शीट के अंदर चल लेते हैं, सुन लेते हैं। अगर आपको घर पे करने में दिक्कत आए तो वीडियो चला के आप देख सकते हैं। शेयर कैपिटल इश्यू हो गई 50,000 की, फाइनेंसिंग में प्लस। रिजर्व एंड सरप्लस 1 नंबर नोट है जो इस सवाल का स्पेशल है, आओ पढ़ लेते हैं। बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में ना 1-2 नहीं बहुत सारी चीजें गिवन है, बहुत सारी चीजें, एक एक करके बात करते हैं अगले पेज पे। और 16 पहले 17 बाद में, तो इस तरीके से पढ़ना। P&L में जो 40,000 से 1,15,000 दे रखा है, यानी 75,000 का पीएटी हो गया। पीएटी कितना हो गया 75,000। दूसरा आइटम है सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि 10,000 से बढ़ गया। ये आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर देना चाहो तो। जब आपने इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर लिखा था ना 50,000, उसी को 60 कर देना, 50 प्लस 10 प्रीमियम के 60, या अलग अलग भी लिख सकते हो। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000, अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये 2 तो पॉइंट पता चल गए, वीडियो रिप्ले कर लेना अगर भूल जाओ तो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो पहले 12,000 के थे अब 10,000 के रहेगा, यानी कि 2,000 रुपए अमोर्टाइजेशन हुए हैं। उसी तरह शेयर इशू एक्सपेंस 5,000 से अमोर्टाइज हुए हैं। अंडर राइटिंग कमीशन 4,000 रुपए से अमोर्टाइज हुआ है। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? चलो ठीक है, वेरी गुड, यही पॉइंट था खास। अब बैलेंस शीट में आ जाओ वापस। 12% डिबेंचर बेटा 0 से 1,20,000। हाँ पूछो बेटा। पे नहीं, कम हुआ है बेटा, बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। कम होने का मतलब अमोर्टाइजेशन होता है। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, चलो आ जाओ। डिबेंचर जो है वो 0 से 1,20,000 के हो गए।
तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दोगे इश्यू ऑफ डिबेंचर 1,20,000। अब 12% का क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हिडन एडजस्टमेंट। जब कोई डेट गिवन ना हो तो ओपनिंग पे लगता है। ओपनिंग कितनी थी 0, तो कितना बना 0। लेकिन हर बार अलर्ट जरूर रहना, क्योंकि जिस दिन आ जाएगा उस दिन भूल सोचोगे 0 ही होगा, छोड़ना है ना। आओ, ट्रेड पेबल आपको पता ही है, बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे यहाँ पे। टैक्स पे कोई एडजस्टमेंट थी क्या, नहीं ना। चलो टैक्स का क्या करेंगे मुझे कनिष्का बताएगी। 10,000 रुपए लिखेंगे तो कहां लिखेंगे, 30 से 40 हो गया ना। कितने रुपए यहां पे लिख देंगे। सुमित तुम बताओ, 30,000 से 40,000 का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है इसका क्या करेंगे, कितने रुपए। सबको सही जवाब दो। हाँ, यहां पे आएगा कितने रुपए, 10,000। सबको सिखा दो कि क्या है यहां पे। ये दो जगह जाएगा, मैंने आपसे कहा था जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती, यहां पे नोट्स लिखवाए थे, जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती तो ये स्पेशल पॉइंट होता है, इसकी वैल्यूज दो जगह जाती हैं। जो पिछले साल का 30,000 है वो यहां माइनस होगा, और जो इस साल का 40,000 है वो यहां प्लस होगा। तो लिखो 40,000 के साइड में पीएटी प्लस, और 30,000 के साइड में लिख दो ओए माइनस। 30,000 पे लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, अच्छा पुरानी बुक है, और फिर भी ऐसे बोल रहे थे। चलो ठीक है, आओ आगे चलो बेटा। अब तो सवाल में कुछ नहीं बचा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे, बढ़ गए तो प्लस। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बन चुका है। गुडविल 50 से 36 की हो गई, अमोर्टाइजेशन हो गई, हाँ बोलो, अमोर्टाइजेशन हो गई। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश सब आपको पता है, यानी अब ये सवाल आप अच्छे से होमवर्क में कर सकते हो। ये कौन सा था 17, ठीक है। 18 काट दो, 18 काट दो, नहीं करना। 19 काट दो, सीए के भी फाइनल में आया हुआ है। 19 जो है ये सीए के भी फाइनल में आया हुआ है। आप लोग करवाना चाहो तो मैं करवा दूंगा क्लास में। 19 करना या नहीं करना, काट दो। 18 काट दो, 19 काट दो। 20 जो क्वेश्चन नंबर है, नहीं आपसे होगा नहीं, ऐसे मैं करवाऊंगा तो ही होगा, वरना नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। 20 चलो नेक्स्ट क्लास से करवा दूंगा। वैसे बेसिक सवाल है, कुछ है नहीं, आप चाहो तो कर लेना। इसकी जो पहली एडजस्टमेंट है वो यूजलेस है। क्वेश्चन नंबर 20 की पहली एडजस्टमेंट है नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्या नेट प्रॉफिट बाहर से उठाते हैं अपन, नहीं अपन तो अंदर से उठाते हैं, ठीक है। और अंदर से उठाते ऊपर देखो पी एंड एल में डिफरेंस कितना है, चेक करो। रिटेन्ड अर्निंग दे रखा है, रिटेन्ड अर्निंग, वो रिटेन्ड अर्निंग ही पी एंड एल होता है अपना, पता है ना। रिजर्व एंड सरप्लस को पी एंड एल मानते हैं। उनका जो डिफरेंस है वो एक्चुअली यही वैल्यू होगी जो 6,675 है, लेकिन फिर भी हम बाहर से नहीं उठाएंगे, हम तो कहेंगे हमने तो अंदर से उठाई है, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, डिविडेंड की है। डिविडेंड कितना है, 5,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। चेक करो लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटी में डिविडेंड अकाउंट है, नहीं है, नहीं है। तो यही डिविडेंड दो जगह चले जाएगा। एक बार 5,000 फाइनेंसिंग हो जाएगा माइनस, और एक बार पीएटी में प्लस। एडजस्टमेंट तो हो गई, पहली वाली यूजलेस थी, दूसरी वाली आपको पता है फाइनेंसिंग में माइनस और पीएटी में प्लस। जरा बैलेंस शीट के अंदर बचे हुए आइटम्स को देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ये भी होमवर्क में हो जाएगा, संडे भी है बीच में, तो आप कर सकते हो। शेयर कैपिटल 45 से 50 हो गई, यानी 5,000 की इशू हुई है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर देना। रिटेन्ड अर्निंग को हम ऑलरेडी पीएटी के नाम से जानते हैं, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम से। सिंकिंग फंड, बेटा फंड भी रिजर्व्स होते हैं, तो सिंकिंग फंड में 12,000 से 16,000 हो गए, इसको आप पीएटी में प्लस कर दोगे। ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, जैसे ये था ना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो ऐसे क्या कर दोगे, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड 4,000 रुपए जोड़ दोगे। अगले पेज पे चलते हैं। लोन 40 से 40 का है, कुछ नहीं करना। ट्रेड पेबल कम हो गए, है ना, राइट से लेफ्ट पढ़ना था ना, हाँ, कम हो गए, माइनस कर देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी कम हो गए, माइनस कर देना। असेट साइड में चलते हैं। टेंजिबल असेट के आगे इन्होंने एक गलती कर दी है, उसके आगे लिखना है इनको, हाँ मैं जो बता रहा हूं वो लिखना। टेंजिबल असेट के सामने डालो नोट नंबर ए, क्या लिख दो, ए। 62,800 पहले ए डाल दो। यहां प्रिंटिंग एरर है सवाल के अंदर, बहुत दिक्कत हो जाएगी वरना आपको। अब नीचे ये जो नोट दे रखा है ना, नोट, ठीक है, यहां तो आप लिख देना फिक्स्ड एसेट्स के सामने, टेंजिबल के सामने ए, और यहां नोट के सामने लिख दो ए, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है ये समझ लो। कह रहे सर वो जो असेट्स थी ना 65,600 से 62,800 की, उसमें 3 असेट्स थी, एक नहीं थी, 3 थी, बिल्डिंग, फर्नीचर और लैंड। अगर आप इन तीनों की वैल्यू जोड़ो ना, जैसे कि 48,000 बिल्डिंग का, 6,800 फर्नीचर का और 8,000 इसका, तो ये तीनों मिला के 62,800 बन जाएगा आपका। क्लियर है। खैर अब पॉइंट नंबर नीचे से पढ़ना है एक एक करके। पहली बात तो अकाउंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वर्किंग नोट में, ये बताओ क्यों नहीं बनाया। अकाउंट तब बनता है जब किसी चीज की एडिशनल इंफॉर्मेशन हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो अकाउंट
यहीं से वैल्यू उठानी है जो भी उठानी है। पहला पॉइंट है बिल्डिंग, 60,000 से 60 का है, कुछ नहीं हुआ। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 9 से 12 हो गया, तो यहां लिख दोगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3000। सेम अगला, फर्नीचर 10 से 10 का है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका डेप्रिसिएशन 2400 से 3200 हो गया, यानी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 800 रुपए। आ रहा है समझ? फिर लैंड 7000 से 8000 की हो गई, यानी 1000 की खरीदी होगी। परचेज ऑफ लैंड 1000 माइनस कर दोगे। अब बैलेंस शीट के अंदर बेटा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो कि 12 से 16 की हो गई। इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी तभी तो हुई होगी, यहां पे माइनस कर दोगे परचेज ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 4000 रुपए। डन। उसके बाद बेटा क्या है, इन्वेंट्री पता है, ट्रेड रिसीवेबल पता है, कैश पता है, यानी ये सवाल आसानी से होने वाला है, कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर। तो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में दिए, 17 एंड 20, और पुराना भी अगर कुछ पेंडिंग हो तो कर लेना। एक सेकेंड होमवर्क में दिया एक तो 17 और 3 दिए। चलो ठीक है, क्योंकि संडे भी है तो आराम से कर सकते हो, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो प्ले कर लेना, वरना फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।